डॉक्टर ने रिदिमा की जांच करने के बाद कहा कि उसे बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बहुत खून बह गया है और इस वजह से गोली निकालने के बाद भी वो बेहोश थी और उसे तेज बुखार भी था। अथर्व ये सुनकर चौंक गया और उसने ईशान को भी धमका दिया कि कैसे भी करके वो रिदिमा को बचा ले। जब अथर्व रिदिमा के पास गया तो उससे बातें करने लगा, इस उम्मीद से कि शायद उसे होश आ जाए, लेकिन फिर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। पर आखिर में रिदिमा की आंख खुली और उसने कुछ बोलने की भी हिम्मत की। रिदिमा की आवाज सुनकर अथर्व ने चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुला लिया। अथर्व की चीख सुनकर नर्स जो कि बाहर अपना काम कर रही थी वो दौड़ते हुए रिदिमा के रूम में आई और फिर रिदिमा और अथर्व के सामने देखने लगी। उसके बाद उसने रिदिमा के मॉनिटर को देखा और फिर रिदिमा की आंखें चेक करने के बाद वो अथर्व के पास गई और कहा, लगता है इन्हें होश आ रहा है जी, मैं जल्दी से डॉक्टर को जाकर बुला कर लाती हूँ। उसके बाद नर्स भागते हुए वहां से बाहर चली गई और फिर डॉक्टर और ईशान को बुलाकर लेकर आई। अथर्व तब भी शौक में दूर खड़ा सब देख रहा था। रिदिमा की हालत देखकर और उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। उन्होंने ईशान के साथ भी बातचीत की और फिर उसे और अथर्व को इशारा करने के बाद रूम से बाहर ले गए। बाहर जाकर उन्होंने अपना मास्क हटाया और उसके बाद ईशान ने अथर्व से कहा, देखो अथर्व, अब सबसे कठिन पार्ट तो खत्म हो चुका है। रिदिमा का ऐसे इतनी जल्दी होश में आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चिंता मत करो अथर्व, जब तक रिदिमा होश में है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसका शरीर वैसे भी बाकी लोगों के मुकाबले ट्रीटमेंट को बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन अब लग रहा है कि उसका जो रिकवरी रेट है वो भी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें जीने की चाह तो है ही, ऊपर से वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करती होगी और बाहर की चीज़ें और जंक फूड भी पसंद नहीं करती होगी। उसके बाकी के घाव तो भरने भी लग गए हैं, लेकिन उसका बुखार अभी भी इतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। और अब सिर्फ वही एक चीज़ है जिसकी वजह से अभी भी रिदिमा की हालत को क्रिटिकल कहा जा सकता है। इसलिए हमें और 2-3 दिन उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखना पड़ेगा और उसकी जांच भी जारी रखनी पड़ेगी। ऐसा हो तो मैं आज रात के लिए यहाँ पर एक और सीनियर नर्स को बुला लेता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगे तो वो तुम्हारी अच्छे से मदद कर पाएगी। पर अथर्व, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। उसे होश आ गया है और हम नहीं चाहते कि पेशेंट को किसी भी प्रकार के जर्म्स का सामना करना पड़े, क्योंकि वैसे ही उसका शरीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और अगर उसमें गलती से भी कोई इन्फेक्शन उसे हो गया तो उसकी हालत बदतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रिदिमा के लिए इस समय किसी का भी आसपास रहना ठीक नहीं है। उसे अभी भी तेज बुखार है और वो पूरी तरह से होश में भी नहीं आई है। साथ ही उसकी दवाइयों की डोज भी बहुत हैवी है, इसीलिए वो वैसे भी लंबे समय के लिए तो होश में नहीं रह पाएगी। तो मेरी बात मानो अथर्व, तुम भी अपने घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल करूँगा और यहाँ की चिंता भी मत करना तुम। अथर्व की आंखें अब भी लाल थी, लेकिन उसे पता था कि रिदिमा की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी ईशान कह रहा है वो सब सच है। इसीलिए उस बात को समझते हुए उसने बिना कोई बहस के बात मानी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं रिदिमा के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी अथर्व पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था। उसे अपनी तरफ से भी कुछ अरेंजमेंट्स करवानी थी। रिदिमा को होश आ गया और उसने कुछ बोलने की कोशिश भी की। वही अथर्व के लिए सबसे बड़ा तोहफा था, इसीलिए उस समय उसके लिए उससे ज्यादा कोई और खुशी की बात नहीं थी। अथर्व ने ईशान की बात मानी जरूर, लेकिन सिर्फ अंदर न जाने की। हॉस्पिटल से घर चला जाए ऐसा मन नहीं मान रहा था अथर्व का। वो रिदिमा के कमरे में तो नहीं गया, लेकिन घर भी नहीं गया। वो उसके कमरे के बाहर ही कुर्सी पर बैठा रहा और कुछ लोगों को फोन करने लगा। धीरे धीरे अब सुबह होने वाली थी। अथर्व ने जैसे विनय को कहा था, बिल्कुल वैसे ही थोड़ी ही देर में विनय ब्रेकफास्ट लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गया। अथर्व ने विनय का लाया हुआ ब्रेकफास्ट किया, लेकिन एक पल के लिए भी उसकी आंखें रिदिमा के कमरे से नहीं हटी। पूरी रात जितने भी लोग आईसीयू में गए थे
उन सब पर कड़ी नजर रख रहा था वो। अथर्व ने जैसे ही नाश्ता खत्म किया, विनय ने उसके हाथ में पानी की बोतल देते हुए कहा, सर, वो अनुज सर ने कैमरे की फुटेज भेजी है सर। मैंने भी किसी को भेजा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और आपने जो कहा था रात को, उसके बारे में भी मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है सर। रिधिमा मैडम के वार्ड में आपने जैसा कहा था, उसके हिसाब से सारी व्यवस्था हो गई है। अथर्व ने अपना सर हिलाया और कुछ सोचने के बाद विनय से कहा, कल रात क्या हुआ था तुम्हें कुछ पता चला है एग्जैक्टली? और तुमने पुलिस को बुलाया है? विनय ने अथर्व से कहा, जी सर, मैंने पुलिस को इंक्वायरी के लिए कॉल कर दिया था। वो शायद आज ही थोड़ी देर बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने के लिए आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी जितने मॉनिटर्स हैं उनकी जांच कर ली है सर, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। पर सर, जहाँ तक मुझे लगता है, वो इंसान जो भी था, वो रिधिमा मैडम पर नहीं बल्कि आपके ऊपर वार करने वाला था। लेकिन गाड़ी की रोशनी की वजह से उसे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा और गोली गलत इंसान पर चल गई। हालांकि सर, ये साफ है कि वो इंसान कोई भेस बदल के आया था। उसके बाल थोड़े लंबे थे और हैट पहनी थी उसने। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी ही था जो कि औरत के भेस में आया था, लेकिन उसका हुलिया और शक्ल ठीक से दिख नहीं पाई थी। पर उसकी गाड़ी शायद आगे जाकर रुकी होगी। उसने कोई ऐसी जगह पर गाड़ी रोकी थी जहां पर कोई कैमरा ना हो, और उसके बाद वो किसी से मिला भी था सर, जो उस साजिश में उसका साथ दे रहा था। मैं उसके बारे में भी पता लगा रहा हूं सर। विनय की बात सुनकर अथर्व ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, बाहर के लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई शामिल होगा इस सब में। पुलिस स्टेशन में भी ये केस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो खामखा प्रेशर डालेंगे सब पर, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हो जाएगा और फिर उसका कोई नतीजा नहीं आएगा। तब तक तो वो इंसान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ये केस खुद अपने हाथ में लूं। मुझे शुरू से लेकर अंत तक की सारी फुटेज देखनी है। पार्टी शुरू हुई, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे और कब हुआ, इस सब से लेकर गोली लगने तक की सारी फुटेज देखनी है मुझे। और फिर उसके हिसाब से हम इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए हमारे हाथ से, चाहे वो जो कोई भी हो। मुझे उसे मारना नहीं है। मुझे वो आदमी या औरत जो भी है, वो जिंदा चाहिए मेरी नजरों के सामने। और उसके बाद मैं उसे ऐसी जिंदगी दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। अथर्व ने आखिर में जो कुछ शब्द कहे, वो दांत भींचते हुए और गुस्से में कहे थे। हालांकि उसने एकदम शांति से कहे थे, लेकिन उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रहे थे, जैसे वो किसी गुस्से की आग में जल रहा हो। काफी समय के बाद विनय ने भी अथर्व का ये रूप देखा था, इसीलिए वो भी चौंक गया था। उसने भी अनजाने में डर की वजह से अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए थे। अगले 3 दिनों के लिए अथर्व रिधिमा के वार्ड के बाहर ही बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने निगरानी के लिए रखा हो। तो वहीं दूसरी तरफ उस दिन के बाद रिधिमा को भी दोबारा होश नहीं आया था। 3 दिन के बाद रिधिमा को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अथर्व उसे देख सकता था, और ये जानकर कि वो अब रिधिमा को देख पाएगा, अथर्व की सांस में सांस आई और उसे राहत मिली। वो उसे देखने के लिए बेकरार हो रहा था। जब उसने इतने दिनों के बाद रिधिमा के खूबसूरत चेहरे को देखा, तो 2 पल के लिए उसके दिल की धड़कन ही थम गई। रिधिमा को देखते ही अथर्व के दिमाग में उन दोनों के साथ बिताए हुए खुशी के पल घूमने लगे, और उसके बाद तुरंत ही कुछ दिन पहले हुए हादसे का विचार उसके दिमाग पर हावी हो गया। जैसे ही अथर्व ने रिधिमा के कोमल हाथ अपने हाथ में लिए, रिधिमा को अचानक से होश आया और उसने अथर्व के दर्द को महसूस करते हुए प्यार से कहा, अथर्व।
जिस आवाज को सुनने के लिए अथर्व इतने दिनों से मर रहा था, उसे सुनने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसके हाथ जो इतने दिनों से कमजोर हो गए थे उसमें भी जान आ गई। और वही ताकत जब रिद्धिमा तक पहुंची तब उसे भी हिम्मत मिली। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा और थोड़ी देर के लिए बस देखते ही रह गए। दोनों ही उस एक पल के लिए तरस गए थे। अथर्व की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी जब उसने कहा, रिद्धिमा, तुम्हें होश आ गया? और फिर उसने तुरंत ही रिद्धिमा के बिस्तर के पास वाली घंटी बजाई बिना कोई आवाज किए, ताकि बाहर बैठी नर्स को इशारा मिल सके। उसे डर था कि कहीं उस दिन की तरह रिद्धिमा सिर्फ एक वाक्य बोलकर वापस बेहोश ना हो जाए। इसीलिए इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अथर्व ने धीरे से रिद्धिमा के चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और फिर कर्कश आवाज में उससे कहा, रिद्धिमा, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। प्लीज ज्यादा मत हिलो, तुम्हें तकलीफ होगी। ज्यादा मूवमेंट मत करो। रिद्धिमा ने अथर्व के हाथ कसकर पकड़ लिए और उसके होंठ भी हिलने लगे। वो देखकर अथर्व को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो झुककर उसके पास गया और उसने कहा, क्या हुआ रिद्धिमा, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ। रिद्धिमा ने अथर्व के सामने देखा और उसे देखकर अथर्व सोचने लगा कि आखिर क्या कहना चाहती होगी वो। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने धीरे से कहा, नहीं, कुछ नहीं कहना है मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देती तो बहुत गलत हो जाता। इतना बोलते ही रिद्धिमा की सांस एक बार फिर फूलने लगी और उसके शरीर में भी अजीब सा दर्द उठने लगा था जब उसने हिम्मत जुटाकर वो एक वाक्य बोलने का प्रयास किया था। और आखिर में उसने थकान की वजह से आंखें बंद कर दी। अथर्व को इस बात की खुशी थी कि रिद्धिमा को धीरे धीरे होश आ रहा था, पर उसने नहीं सोचा था कि होश में आते ही उसका पहला वाक्य ये होगा। रिद्धिमा की बात सुनकर अथर्व के दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हों। फिर उसने रिद्धिमा को शांत करने के लिए कहा, श्श, मुझे पता है, मुझे सब पता है, सब कुछ। इसीलिए तुम प्लीज अपने आप को इतना स्ट्रेस देकर कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो। और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना है, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। अथर्व कैसे पता लगाएगा उस इंसान के बारे में और घर के सदस्य में से कौन मिला होगा उसके साथ? क्या वो इंसान वाकई में अथर्व को चोट पहुंचाना चाहता था? लेकिन क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिद्धिमा की जान खतरे में थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा था। तब तक अथर्व भी उसके कमरे के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था ताकि वो उसके पास रह सके। उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा था। 3 दिन बाद आखिर में जब रिद्धिमा को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया, उसके बाद अथर्व ने उसे देखा। रिद्धिमा को तब एक बार होश आया था और उसने अथर्व से गोली लगने के बारे में कहा था। तब अथर्व ने उससे कहा कि वो सब ठीक कर देगा। कुछ ही देर में डॉक्टर भी वहां पर आ गए और रिद्धिमा को चेक करने लगे। डॉक्टर ने रिद्धिमा की सारी रिपोर्ट्स अच्छे से देखी और उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयां बदलने के लिए नर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए और अथर्व से कहा, आज दोपहर में रिद्धिमा को एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो कल रात को भी। उसके बाद भी मुझे कम से कम और 3 दिन के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। तब तक उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर ने नर्स को वहां से दवाई लाने के लिए इशारा किया और फिर अथर्व और ईशान से कहा, वैसे तो लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई है। उनके शरीर की सूजन कम हो गई है और उस दिन के बाद
उन्हें इतना तेज बुखार भी नहीं आया है, बस अब कुछ घाव है, वो भी धीरे धीरे भर जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पेशेंट को कोई स्ट्रेस ना हो और उनकी नींद भी अच्छे से पूरी हो जाए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। घाव अपनी तरह से भरते रहेंगे, लेकिन जितना वो आराम करेंगी उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। उन्हें खाना भी अभी एकदम लाइट ही देना है, जैसे कि सूप, दलिया, खिचड़ी। कुछ भी हैवी चीज़ जिसे पचाने में समय लगे वो उन्हें अभी नहीं देना है, और जितना हो सके पानी और लिक्विड देते रहना है। इसके अलावा उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाएं या वो घबरा जाएं और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। उनके गोली के घाव को भी भरने में वक्त लगेगा। अगर उसके साथ कोई छेड़खानी की गई तो फिर से उनकी जान को खतरा हो सकता है। अथर्व ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद डॉक्टर से कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं ये सब याद रखूंगा, थैंक यू। उस समय अथर्व को राहत की सांस मिली थी और उसका डर भी थोड़ा कम हो गया था। डॉक्टर के जाने के बाद अथर्व शांति से रिद्धिमा के पास बैठा। उसने रिद्धिमा के हाथ को पकड़ लिया। रिद्धिमा ने भी अपनी बंद आंखें थोड़ी सी हिलाई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब उसे होश आ गया था। उसे देखकर अथर्व को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सोने का खजाना है जिसे उसे संभाल के रखना है। उसने धीरे से रिद्धिमा के कान में कहा, रिद्धिमा, मैं यहीं पर हूं तुम्हारे पास, तुम शांति से सो जाओ, ओके? मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहीं बैठा हूं। ये सुनते ही रिद्धिमा ने फिर से धीरे से एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और फिर अथर्व को एक स्माइल दी, जैसे वो कह रही हो कि उसे अब सब सुनाई दे रहा है। रिद्धिमा ने भी अपनी ताकत लगाकर अथर्व का हाथ पकड़ लिया और प्यार की उस गर्माहट को महसूस किया। अथर्व ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच रिद्धिमा। वादा करो कि आगे जो कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी, कभी नहीं। अथर्व वैसे भी शॉक में था, क्योंकि इतना सब होने के बाद रिद्धिमा ने उसके लिए चलाई गई गोली खुद अपने दिल पर ले ली थी। उसके बाद भी उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। वो होश में आ गई थी बिना हिम्मत गवाए। इसीलिए वो सोच रहा था कि उसने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से उसे रिद्धिमा जैसी लड़की मिली, जो उसके लिए अपनी जान देने से एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। रिद्धिमा ने हंसते हुए धीरे से कहा, तुम्हें डर था ना कि कहीं मैं मर ना जाऊं? मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया ना। रिद्धिमा को ये नहीं पता था कि वाकई में उसकी हालत वैसी ही थी, लेकिन अथर्व की बातों की वजह से और उसकी धमकी की वजह से उसने वो दीवार तोड़ दी थी और उस रात होश में आ गई थी। रिद्धिमा तब सोच रही थी कि अगर वाकई में उसे कुछ हो जाता तो उसके माता पिता का क्या होता। उसके बारे में सोचते हुए रिद्धिमा का मुंह बिगड़ गया। उसने कहा, अथर्व, मैंने बेहोशी की हालत में ऐसा कुछ सुना था कि तुमने कहा था कि तुम मेरी माँ से वो घर छीन लोगे और उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दोगे। वो तुमने इसलिए कहा था ना क्योंकि तुम्हें पता था कि वो बात सुनकर तो मैं मौत के मुंह से भी वापस आ सकती हूँ। अथर्व को याद भी नहीं था कि उसने रिद्धिमा को होश में लाने के लिए क्या क्या कहा था, लेकिन उसे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि रिद्धिमा ने वाकई में बेहोशी की हालत में वो बातें भी सुन ली थी। रिद्धिमा मजाक में मुंह बना रही थी, लेकिन अथर्व को उसे देखकर डर लग रहा था कि कहीं उसे बुरा न लगा हो। इसलिए अथर्व ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ के साथ, और तुम उनकी फिक्र मत करना। मैंने किसी को उन्हें पैसे भेजने के लिए कह दिया है ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तुम थोड़ी ठीक हो जाओ, उसके बाद ही मैं माँ को बताऊंगा, वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। तुम्हारी हालत जैसे ही थोड़ी इम्प्रूव होगी वैसे ही मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा तुमसे मिलवाने के लिए।
अगर उसके बाद भी उन्हें कोई शक हो कि तुम ठीक हो या नहीं हो तो तुम हैंडल कर लेना। आगे की बात तो तुम ही कर सकती हो। और अगर फिर भी उन्हें ऐसा लगे तो 1-2 दिन तुम उनके पास चली जाना, ठीक है? उसके बाद अथर्व ने रिद्धिमा के हंसते हुए चेहरे को देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो रिद्धिमा? तुम्हें हंसी आ रही है? तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम वाकई में मौत के मुंह से वापस लौट कर आई हो। मुझे यहाँ पर इस बिस्तर पर लेटना मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देख सकता हूँ। मेरी भी जान निकल गई थी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? अथर्व जब ये बात बोल रहा था तो वो फिर से उसी समय में पहुंच गया था जहां पर उसने अपने सेंसेस में आने के बाद रिद्धिमा को खून में लिपटा हुआ देखा था। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस हादसे के बारे में सोचते हुए भी अथर्व का दिल जैसे थम गया था और वो तब भी हैरान था कि ऐसे कैसे बिना कुछ सोचे समझे और दिल में कोई मलाल लिए रिद्धिमा उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी। रिद्धिमा ने अथर्व की बात में छुपे हुए उसके दिल के दर्द को महसूस किया और उसके बाद उसने देखा कि अथर्व की हालत कैसी हो गई थी। उसके कपड़े वही 4 दिन पुराने थे जो अब मैले हो गए थे और उसे देखकर लग रहा था कि उसका काफी वजन भी कम हो गया था। उसकी हालत देखकर रिद्धिमा के दिल में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जिस पल से वो उस पार्टी में गई थी वहां से लेकर वो गोली लगने तक सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ अथर्व के लिए ही किया था और उसके लिए उसके दिल में वाकई में कोई मलाल नहीं था। लेकिन अथर्व के दिल में इस बात का अफसोस शायद जीवन भर रहेगा कि जो कुछ भी रिद्धिमा के साथ हुआ था वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। और ये एहसास और फीलिंग अथर्व अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। जब भी वो रिद्धिमा को खोने के बारे में सोचता उसका दम जैसे घुटने लगता। दूसरे ही पल रिद्धिमा ने कहा, मैं वो गोली खुद पर नहीं लेना चाहती थी, वो तो। रिद्धिमा ने जैसे ही ये कहा अथर्व 2 पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने सोचा कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं पड़ी होती। अथर्व को हैरान देख रिद्धिमा ने आगे कहा, मैं तो बस तुम्हें धक्का देना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो गोली मुझे लग जाएगी। रिद्धिमा ने जब ये बात अथर्व से कही तो एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि रिद्धिमा ऐसा क्यों कह रही थी। उसने ये सब इसलिए नहीं कहा था ताकि अथर्व को अफसोस ना हो या फिर वो रिद्धिमा का शुक्रगुजार ना रहे, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि वाकई में वो यही करना चाहती थी। वो ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि बिना कोई वजह के अथर्व रिद्धिमा को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया ना कहे। और क्योंकि रिद्धिमा वही करना चाहती थी इसलिए वो अथर्व के एक्सप्रेशंस नहीं देख सकती थी। उस पल में अथर्व अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और उसने सोचा, पागल लड़की, ये अभी भी मुझे दिलासा देने के लिए झूठे बहाने बना रही है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो खुद अपने सामने डर देखने के बाद किसी और के बारे में सोच सके उस समय। रिद्धिमा को अथर्व के लिए बहाने बनाते हुए देखकर अथर्व को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा और उसने रिद्धिमा को प्यार से किस किया। दूसरे ही पल रिद्धिमा ने कहा, अथर्व, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, तुम फ्रेश भी नहीं हुए थे क्या अभी तक एक भी बार? ऐसी हालत में तो तुम हैंडसम भी नहीं लग रहे हो। अथर्व ने ना शेव किया था और ना ही कपड़े बदले थे। उसकी ऐसी हालत को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो लगभग कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। इसीलिए रिद्धिमा को भी पता चला और उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए अथर्व से कहा, मुझे अब नींद आ रही है, तुम भी घर जाओ और नहाकर थोड़ी देर के लिए आराम करो। तब तक के लिए मैं भी सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि दवाई में ज़रूर कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे इतनी नींद आ रही है।
इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जाओ और आराम करने के बाद, एकदम फ्रेश और हैंडसम बनने के बाद ही मेरे पास आना। इतना सब बोलने के बाद अब रिद्धिमा को भी थकान महसूस होने लगी थी और उसने धीरे धीरे आंखें बंद करना भी शुरू कर दिया था। अथर्व भी रिद्धिमा की इस बात को सुनने के बाद हैरान था और उसने फिर अपने आप को देखा और फिर वो सोचने लगा कि जब रिद्धिमा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो वो कैसे किसी चीज के बारे में सोच सकता था। कई दिनों से रिद्धिमा को देखने और उसके ठीक होने के अलावा उसके दिमाग में और कोई विचार आया ही नहीं, तो नहाने, खाने पीने या फ्रेश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिद्धिमा को सोता हुआ देख और अपने नॉर्मल रूप में धीरे धीरे वापस आते हुए देखकर अथर्व भी अब थोड़ा शांत हो गया था। इसीलिए वो कमरे के बाहर चला गया। एक बार मुड़कर उसने रिद्धिमा को देखा और फिर सोचा, अब वक्त है इंसान बनने का और दूसरा मामला अपने हाथ में लेने का। तभी ज्योति उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर अथर्व गुस्सा हो गया और उसने कहा, मैंने कहा था ना यहां पर मुझे कोई नहीं चाहिए, हमसे दूर रहिए आप। अब रिद्धिमा ठीक है और झूठी तसल्ली नहीं चाहिए हमें। तब ज्योति ने बेचैन होकर पूछा, जिसने अथर्व को चौंका दिया, और तुम्हारा बच्चा वो कैसा है? क्या रिद्धिमा वाकई में प्रेग्नेंट होगी या फिर ये ज्योति का वहम था? कहीं वो गोली रिद्धिमा और उसके बच्चे के लिए तो नहीं थी? आखिर कौन होगा वो इंसान? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।